बस सब तिलावत कुरान मजीद कीजिएगा प्लीज, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी वालेकुम सलाम। कमर साहब आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। हेलो। कमर साहब तिलावत कुरान मजीद करें प्लीज, आपसे ये कहा है। आपका माइक ऑफ है। हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। सर अब आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ जी, तिलावत कुरान मजीद करें भाई प्लीज, फिर हम स्टार्ट जी करते सर। हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला की हम्द और सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ crux of education academy. So dear aspirants, as you know that we are discussing about one liner book crux of education. So आज हमारा थर्ड लेक्चर है। जो वन लाइनर हमने स्टार्ट की हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये ट्रेडिशनल बुक काफ़ी अरसे से चली आ रही है और इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उन मिस्टेक को जो है ना वो सॉल्व किया जाए, कि सॉल्व करके आपको बताया जाए, ताकि अगर पेपर में से कोई भी एमसीक्यू यहाँ से आता है तो आप जो है ना वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि आपको जो है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर किया जाए, आपकी प्रिपरेशन को 100% किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यानी कि डेली बेस का जो लेक्चर है वो आप लें, और मार्केट में कहीं पे भी अगर आप अवेलेबल हैं तो वहाँ पे मार्केट में बुक अवेलेबल होगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो 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 करेक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मिस्टेक आपको लगती है कि ये पॉइंट उधर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको ठीक करके उसको खुद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप लेक्चर नहीं लेंगे तब तक ये है कि इसके जो बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे, जो स्टेटमेंट के पीछे कंसेप्ट होता है, जब तक उसकी समझ आपको नहीं आएगी तो आपको वो जो है ना वो एमसीक्यूज के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली जो एग्जामिनर होता है वो स्टेटमेंट को जो है ना वो घुमा के देता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप अच्छे से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और फिर आपका एमसीक्यू जो होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो कंसेप्ट है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी थ्योरी का, किसी भी फिलॉसफी का, तो आपने उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चले जी, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया है इसके बारे में? आई थिंक हमने ये 25 जो एमसीक्यू थे यहाँ तक हमने कर लिए थे। उसके बाद ये हम जो हमारे दो मुस्लिम स्कॉलर थे, जो मुस्लिम यानी कि एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, इनके हवाले से बात कर रहे थे, और जिसकी वजह से हमारी कॉल जो है ना फिर इसी पे जो है ना वो ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो just- जी बिल्कुल यहाँ पे ही थे हम। तो इसी से आज फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें इसका जो लास्ट पॉइंट था इस पे थे, बहरहाल हम इस स्लाइड को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो भी इंशाल्लाह हमारी दूर हो जाए, ठीक है। सो हमारे पास एमसीक्यूज है जनाब 26 नंबर। नेशनलिस्ट मुस्लिम हु सपोर्टेड कांग्रेस, यानी हमारे पास दो जो है ना वो नेशनैलिटी होल्डर थे, जो यानी कि मुस्लिम नेशनैलिटी होल्डर थे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं कि उनका जो रिलीजन था वो मुस्लिम था, वो एज ए मुस्लिम थे, ठीक है। लेकिन फिर भी बीइंग मुस्लिम उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उनमें बहुत बड़े नाम जो है वो सबसे पहले हमारे पास
हुसैन अहमद मदनी है और दूसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये दोनों पर्सन हैं जिन्होंने कि मुसलमान होने के बावजूद भी इन्होंने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनने को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो, कौन सी ऐसी मुस्लिम पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। तो इनमें से कोई एक पर्सन दिया जा सकता है, हुसैन अहमद मदनी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपने इन दोनों को माइंड में रखना है। 27 पे फिर वही बात हुई है, अनदर मुस्लिम लीडर हु सपोर्टेड कांग्रेस, एक और मुस्लिम लीडर जो थे जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर पे वैल्यूज इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम आर रूटेड इन, यानी हमारे पास जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज मौजूद हैं उसकी रूटेड कहाँ पे मौजूद है, तो वो रिलीजन के अंदर, इस्लाम के अंदर जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हमारे पास ये है कि मोस्ट ऑथेंटिक एंड एसेंशियल करिकुलम इन इस्लाम इज कुरान और सुन्नह, यानी कि बेसिक जो ऑथेंटिक है, जो इम्पोर्टेंट करिकुलम है वो कुरान और सुन्नह है। ठीक है, सो 30 नंबर पे हम देखते हैं कि एजुकेशन इन इस्लाम इज वैल्यूफुल, यानी कि इस्लाम में एजुकेशन का कंसेप्ट ये है कि हमने बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो कि वैल्यूफुल हो, जो कि बेनिफिशियल हो। ठीक है, जो स्टेट के लिए, नेशन के लिए, फैमिली के लिए और बाकी जो लोग हैं उनके लिए सूटेबल हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो, हमें वो एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि हम बच्चे को कोई ऐसे स्किल, कोई ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कर दें जिससे ना ही कोई स्टेट को फायदा हो, ना ही कोई फैमिली को फायदा हो, ना कोई फ्रेंड्स को फायदा हो, किसी भी बंदे को उसका फायदा ना हो। हमने ऐसी एजुकेशन नहीं देनी, बल्कि हमने बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिससे हर जो इंडिविजुअल है उसका उनको फायदा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, मैं टीचर हूँ, तो टीचर के आप देखें मेरी फैमिली को भी इससे सपोर्ट मिल रही है, और फिर जो नेशन है उसमें जो टीचर हैं, जो आने वाले यानी कि मेम्बर हैं कौम के, उनको भी मैं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे एक स्टेट की जो है ना वो भी हेल्प हो रही है। तो इससे यानी कि इस तरह की हमने स्किल जो है ना वो बच्चों को प्रोवाइड करनी है जो कि वैल्यूफुल हों, वैल्यूएबल हों, जिससे हर तरह के लोगों को फायदा हो। ठीक है, सो 30 नंबर पे 31st नंबर पे हम देखें, मैन इज खलीफा यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गॉड इन इस्लाम, यानी इस्लाम में मैन जो है, इंसान जो है, उसको अल्लाह का जो है ना वो खलीफा कंसीडर किया गया है। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा, अपना नैब बनाकर जमीन पे भेजा है। ठीक है, तो उसके बाद 32 नंबर पे सुपरियरिटी ऑफ इस्लाम मैन इन इस्लाम इज बेस्ड ऑन एज एंड ability। ठीक है, इस्लाम में जो सुपरियरिटी है, जो बर्तरी है, जो आला है, उसका कंसेप्ट जो है ना वो पीटी पे रखा गया है, तकवा पे रखा गया है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पे फरमाया था कि तुम में से कोई भी इंसान जो है वो सुपीरियर नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान जो है रंग, नस्ल या जात पात की बुनियाद पर, या किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी कारी को किसी गोरे पर, कोई फर्कियत हासिल नहीं है। ठीक है, बल्कि आप लोगों में से सुपीरियर वो ही है जो कि अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। ठीक है, तो 33 नंबर पे रीजन टू क्लेम सेपरेट होमलैंड बाय मुस्लिम इन इंडिया, यानी कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन्होंने किस रीजन की बिहाफ पे, किस रीजन की वजह से जो है ना वो एक अलग जो है ना वो स्टेट डिमांड की थी, एक अलग मुल्क बनाने का की डिमांड की थी। तो वो रीजन था यानी इस्लाम की बेस पे, वो चाहते थे कि हम अपने जो इस्लामिक आइडियालॉजी, इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में जो है ना वो जिंदगी गुजार सके। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास करिकुलम रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन पर्पस होता है, ये करिकुलम डेवलप करने में हमें जो है ना और उसको लागू करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, यानी कि उसमें हमें ये हेल्प प्रोवाइड करती है। सो 35 नंबर पे हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ नेशन शुड रिफ्लेक्ट्स इट्स फिलोसफी। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है उससे हमारी जो फिलोसफी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, वह मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में हो तो हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हम कहाँ से लेते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो वो स्टूडेंट हमें बताया, ठीक है, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है, अपने ऑब्जेक्टिव हम कौन सी फाउंडेशन से लेते हैं। हमारे पास बेसिक फोर जो सर फाउंडेशन रिलीजन है। इस्लाम, जी इस्लाम से, अपने मजहब से। नहीं, अब करिकुलम हम बना रहे हैं, ठीक है। करिकुलम की आपको पता है फोर फाउंडेशन है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, सोशल इकोनॉमिकल फाउंडेशन है, सोशल फाउंडेशन है। इस तरह करके उसकी फोर हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। मेन जो है ना फोर उसकी फाउंडेशन है, यानी कि फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकल फाउंडेशन। ये फोर बेसिक जो है ना उसकी करिकुलम डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। तो हम ऑब्जेक्टिव कौन सी फाउंडेशन से लेते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी, कोई आइडिया है इसके बारे में? इतने दिन से आप एजुकेशन को स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रीवियस में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा बुक से, तो आपको तो ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम अपने जो एम्स हैं, गोल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम फिलासफी से हासिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिलासफी ही हमें किसी अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो हमारे पास थ्री बेसिक जो स्टाइल्स हैं, यानी कि हमारे पास ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है। ये जो बेसिक स्टाइल्स हैं फिलोसफी के, हम इनसे अपने एम्स गोल ऑब्जेक्टिव जो है ना हम हासिल करते हैं। तो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से हम जो स्टूडेंट्स की नीड्स है, स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट हैं, स्टूडेंट की जो लाइक डिसलाइक है, हम वो जो है ना वो साइकोलॉजी से लेते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है वो जो भी कंटेंट हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में हम जो है ना वो स्टूडेंट को बात बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हम अपने जो यानी कि ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, हम कहाँ से लेते हैं, तो आपको कह सकते हैं कि हम फिलोसफी से अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हासिल करते हैं, और स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट जो है ना उसको कंसीडर किया जाता है साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, जिसमें 36 नंबर पे हमारा एमसीक्यूज है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इन इस्लाम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज मॉस्क। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन सेंटर है हमारे पास इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास मॉस्क है, मस्जिद है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है, इस स्टूडेंट को इसके बारे में पता हो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब होता है। यूनिवर्सलाइज, जी 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 बताएं सर आप। ऐसी मतलब ऐसी एजुकेशन जो पूरी दुनिया के लिए ऑथेंटिक हो, जिस पे पूरी दुनिया जो है वो अचीव करे और उस पे अमल करे, यानी हासिल करे ऐसी हर एजुकेशन जगह यानी कि हर उसके जगह। जो हाँ जी। रूल्स रेगुलेशन है वो सेम हो, हर जगह पे जी। वो हासिल की जाती हो, ठीक है। हर जो यानी कि डिपार्टमेंट या हर कोई फिका है, हर कोई मजहब है, उसके लिए जो है ना वो यानी कि वो ऑथेंटिक हो, उसको सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता हो, तो इसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तब से लेकर जो है ना वो दुनिया बनी है, तो तब से लेकर जो है ना वो मस्जिद का कंसेप्ट मौजूद है। तो हर दौर में मस्जिद में एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड जाती रही है, और अभी भी की जा रही है, तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास 37 पॉइंट अगर हम देखें, तो इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम एम्फसाइज ऑन हैंडीक्राफ्ट स्किल। ये जो इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम है उसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो हैंडीक्राफ्ट स्किल्स पे फोकस किया जाता है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये हैंडीक्राफ्ट स्किल कौन सी स्किल्स होती हैं। जी सर ऐसी स्किल्स जिसमें इंसानियत के लिए फायदा हो, ऐसा। जी, ये तो
हर तरह की स्किल के लिए जो है सर ना इंसान उसको हैंडमेडेड फायदा। थिंग्स होती हैं, हैंडमेड हैंडमेडेड। चीजें सर जो बनाई जाएं, जैसे कुरान पाक हाथ से लिखा हो, पेंटिंग्स बनाई हुई हूँ, हाथ से बनाना, हाथ से कमाना, हैंडीक्राफ्ट, मुख्तलिफ पीसीस बनाना, जी शाहकार हाथों से ही बनते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जो हैंड मेडेड चीज होती हैं, जो हैंड हैंड मेडेड। स्किल्स को काफी बढ़ता है। जी जी, क्या बता रहे हैं आप? जी सर। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या बोल रहे हैं आप। सर हैंडमेड थिंग्स होती हैं, उनको हैंड्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। ओके जी। तो इसमें हमारे पास जो हैंड मेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको लिया जाता है। आप देखें ये आज भी सिटी में तो ये शायद कंसेप्ट ना हो, लेकिन जो लोग विलेजर्स हैं, विलेज में आज भी ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो है ना वो पाया जाता है। फीमेल मोस्टली जो है ना वो सिलाई कढ़ाई का काम जो है ना वो करती हैं। वो फ्लावर्स वगैरह जो यानी कि ड्रेस वगैरह पे बनाए जाते हैं, या फिर जो कपड़े पे बनाए जाते हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम, ये सारा हैंडमेड ऑब्जेक्ट होता है। इनको हम हैंडी क्राफ्ट स्किल्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पे यानी हैंड से वो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के ये सारी जो स्किल्स हैं वो हैंड मेडेड इनको स्किल्स हम कहते हैं, या हैंडी क्राफ्ट, इनको हैंडी क्राफ्ट स्किल कहते हैं। तो इस्लाम जो है ना वो कहता है कि हम स्टूडेंट को जो है ना वो हैंडी क्राफ्ट स्किल जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, ताकि इंडिविजुअल जो है, जो स्टूडेंट है, वो सोसाइटी के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल साबित हो सके, ठीक है। तो उसके बाद जी 38 नंबर पे हमारे पास है कि मुस्लिम एम्फसाइज द आर्ट मोस्ट। यानी कि मुस्लिम जो है ना वो सबसे ज्यादा कौन सी जो आर्ट है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो है ना ये क्या होते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। पहले आप बताएं अगर इसके बारे में कुछ सर क्लैरिटी जैसे नहीं है तो। सादिक बहुत मशहूर कैलीग्राफर था, क्या? कुरान पाक लिखता कौन जी? था, मुख्तलिफ डिजाइनिंग। जो होता है सादिक कैलीग्राफ कहा जी जी, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हैंड राइटिंग लेटरिंग वगैरह करना है, तो इसको खताती भी करते हैं। जी बिल्कुल, खताती भी हम इसको कहते हैं। हम इसको पेंटिंग के सेंस में भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। कि आपने राइटिंग को खूबसूरत बना के, इम्प्रेसिव बनाकर आपने लिखना है, ठीक है। लेटरिंग को आपने अच्छे तरीके से लिखना है, खूबसूरत बना के आपने लिखना है, तो ये हमारे पास कैलियोग्राफी होती है, ठीक है। क्लियर? चलें जी, 39 पॉइंट जो है ना उस पे हम मूव करते हैं। ब्रिलियंट पीरियड इन मुस्लिम हिस्ट्री फॉर नॉलेज स्प्रेड इज अब्बासी। ठीक है, अब्बासी जो खिलाफत थी, जिसको अब्बासी खिलाफत जो कहा जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज पे जो है ना उन्होंने काम किया था। और पूरी दुनिया में इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक कल्चर्स, इस्लामिक जो नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर पे आ जाता है, सैलरीज वर स्टार्टेड टू बी गिवन टू टीचर इन द पीरियड ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो ये जो टीचर्स को सैलरीज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये जो है ना वो ट्रेंड कहाँ से चला था, या ये कंसेप्ट किसके ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ था, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हजरत उमर जो है ना उन्होंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। सो हजरत उमर की अगर कंट्रीब्यूशन इस्लाम के बारे में देखें, तो किसी ने जो है ना वो कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि हजरत उमर जो है ना उनकी इस्लामिक जो आइडियालॉजी है, इस्लामिक जो सिस्टम है, इस्लामिक जो हिस्ट्री है, उसके अंदर हजरत अली का, सॉरी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी क्या खिदमत है। तो कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर हजरत उमर की खिदमत को जो है ना वो इस्लाम से निकाल दिया जाए, तो इस्लाम के पल्ले बचता ही कुछ नहीं है, ठीक है। ये कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह के वर्ड है, ठीक है। यानी कि उन्होंने बहुत काम किया है इस्लामिक जो सिस्टम है उसके लिए, ठीक है। उन्होंने जेल का निज़ाम जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, प्रिजन सिस्टम, ये भी उनकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
तो उसके बाद जी 40 क्योंकि असल में यहाँ पे कोई स्टूडेंट जो है ना वो रिलीजन को जो है ना वो इसमें इंक्लूड ना करे, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने इसको डिस्कस जो है ना वो ज़रूर करनी है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंटेंट में इंक्लूड हैं उन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो 41 पे हम देखें कि मुस्लिम एजुकेशन पुट एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल, ठीक है। जो मुस्लिम एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा जो है ना वो किस की डेवलपमेंट पे, मैन की डेवलपमेंट पे फोकस करती है। वो एज ए होल जो है ना वो इंसान की डेवलपमेंट पे फोकस करती है। तो इस्लामिक एजुकेशन जो है ना वो चाहती है कि हम किसी भी इंडिविजुअल की जो है ना वो कंप्लीट डेवलपमेंट करें, यानी कि उसकी एज ए होल डेवलपमेंट करें, उसकी मॉरल, सोशल, कल्चरल, हर तरह की डेवलपमेंट जो है ना हमें स्टूडेंट की करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना वो यूज हुई है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो कोई अगर आप बताना चाहे तो व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। जी, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट सर क्या होता ग्रोथ तो फिजिकली जो है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मतलब मेंटल लेवल, इस तरह से उसको कहते हैं ग्रोथ। है? और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसे प्रोग्रेसिव मेंटली जो है उसकी तरक्की को लर्निंग कहते हैं। प्रोसेस है सर लर्निंग डेवलपमेंट, जो लर्न पूरी करना। जिंदगी जारी रहता है। हाँ जी, ग्रोथ जी तो एक बिल्कुल। जी। स्पेसिफिक और पीरियड ग्रोथ तक एक होती है ना। लिमिटेड है, लिमिटेड हम्म। ग्रोथ लिमिटेड है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया है। ये हमारे पास जो ग्रोथ होती है ये फिजिकल होती है, ये विजिबल होती है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वो मेंटली होती है, ठीक है, वो अनविजिबल होती है। उसको हम जो है ना वो फील तो चले हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सारा का सारा रिलेशन जो है वो कॉग्निशन से होता है, मेंटल एबिलिटी से होता है, ये आपकी जो है ना लर्निंग प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है कि 42 नंबर देखें तो एजुकेशन इज ओब्लिगेटरी इन इस्लाम फॉर ऑल मुस्लिम, ठीक है। इस्लाम में एजुकेशन जो है उसको फर्ज करार दिया गया है तमाम जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पे जो है ना वो इस्लामिक एजुकेशन जो है ना वो इस्लामिक एजुकेशन बल्कि तमाम तरह की जो एजुकेशन है उसको फर्ज किया गया, ठीक है। उसमें कोई जेंडर की जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो नहीं की गई, ठीक है। तो हदीस भी है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, ठीक है। तो हम बाकी जो फर्ज हैं उन पे तो फोकस करते हैं, लेकिन हम अपनी जो नेशन है उसकी जो एजुकेशन है उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। सो 43 नंबर पे अगर हम देखें तो मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में वो है लैक ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की कमी है। हम हर चीज़ को प्लान करके जो है ना वो नहीं चलते, ठीक है। आज भी हमारे पास जो करिकुलम चल रहा है, चला आ रहा है, वो लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ करिकुलम जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने खुद से जो है ना वो करिकुलम की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट अभी तक नहीं की है, ठीक है। ये हमारे जो प्लानिंग का हाल है, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास 44 नंबर पे देखें तो स्कूल लेवल करिकुलम इज डिलीवर्ड बाय, यानी स्कूल लेवल पे जो करिकुलम होता है वो डिलीवर कौन करता है, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड इन 18th सेंचुरी इन 18th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 1973 का, उसमें अमेंडमेंट की 18th अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। और फिर इसका जो पहले जो करिकुलम बनाने का जो राइट था प्रोविंस में, ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास था। इसमें 18th अमेंडमेंट की गई और उसके बाद फिर जो हर प्रोविंस है उसमें प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना वो कंडक्ट किया गया, और उनको फिर ये अथॉरिटी दे दी गई कि आप जो है ना वो करिकुलम जो है ना वो हर प्रोविंस का खुद जो है ना वो उसको कंडक्ट करें, ठीक है। ये हमारे पास प्रोविंशियल जो है ना वो मैनेजमेंट कमेटी है उसको कहते हैं।
चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है तो उस पे देखते हैं 45 MCQ जो है ना उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जनाब किसी का टैक्स आया हुआ है, मैंने जस्ट 45 MCQ जो है ना उसको हम देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वन बुक फॉर वन क्लास क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंटेंट। ठीक है, अगर एक क्लास के लिए एक ही बुक आप उसको पढ़ा रहे हैं तो ये पुअर जो कंटेंट है उसकी ये क्वालिटी है। मतलब ये कि सेम तरह का नॉलेज जो है ना वो बच्चों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें कोई क्रिएटिविटी कोई प्रोडक्टिविटी जो है ना वो पैदा नहीं कर रहे। ठीक, तो उसके बाद 46 नंबर पे लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। इन सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज जो है ना उनको उन पे काम करना ज़्यादा प्रेफर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कौन सी लैंग्वेज पे काम किया है। ठीक है, उनमें अरेबिक बहुत पर्शियन है। आपने देखा है कि अल्लामा इकबाल साहब की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, अभी भी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पर्शियन लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, और जब मुगलिया दौर था तब ये जो पर्शियन लैंग्वेज थी इसको यानी कि कोर्ट लैंग्वेज की तरह जो है ना वो काम किया यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आम यूज़ होती थी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर पे अगर हम देखें तो मस्जिद प्ले एन इफेक्टिव रोल इन प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, मस्जिद जो है हमारे पास मस्जिद जो है ये प्री स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। ठीक है, हम जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन अभी नहीं ले रहा होता, स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं होता उसका, तो हम बच्चे को जो है ना वो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी मस्जिद में हम बच्चे को कलमा नमाज रोज़ा ज़कात के बारे में जो बेसिक फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ इस्लाम है, उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है कि प्री स्कूल एजुकेशन जो है अब उसकी रिक्वायर्ड एज हमारे पास कितनी होती है। ठीक है, 3 से 5 साल की एज जो है ना वो हमारे पास प्री स्कूल की जो एजुकेशन है उसके लिए ज़रूरी होता है। इस लेवल पे बच्चा स्कूल में नहीं जाता, बच्चा अपनी फैमिली से, मस्जिद से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से एजुकेशन हासिल करता है, तो इस एजुकेशन को हम प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास 48 नंबर पे देखें, प्री एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज अनाउंस इन 1947। यानी कि जब पाकिस्तान बना था तभी ये जो प्री एजुकेशन का कंसेप्ट है इसको अनाउंस कर दिया था। ठीक है, मास्क वाज डिक्लेयर्ड एजुकेशन सेंटर बस्टिलियन। यानी कि कौन सा ऐसा दौरे हुकूमत था, कौन से मुस्लिम ऐसे यानी कि हमारे पास हुक्मरान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो मस्जिद को एजुकेशन एजुकेशन सेंटर कंसीडर किया था। वो जनरल ज़ियाउल हक थे। ठीक है, 1979 की पॉलिसी में जो है इनका जिक्र है। इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि हम जो है ना वो ये जो मौलवी साहब होते हैं, जो कारी साहब होते हैं, इनको बाकायदा हम सैलरीज प्रोवाइड करेंगे। ये बच्चों को जो है ना वो कुरान की तालीम के साथ साथ जो बाकी फार्मल एजुकेशन है, जो बाकी बुक्स हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और जितनी भी बेसिक एजुकेशन की बुक्स हैं वो सारी भी ये प्रोवाइड करें। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 50 नंबर पे MCQs आता है। एजुकेशन मीटिंग ऑफ 1947 इज कॉल्ड फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1947 इन कराची। ठीक है, ये जो हमारे पास जो एजुकेशन के हवाले से पहली मीटिंग हुई थी वो 1947 में हुई थी। ये MCQs ये अभी जो DT का पेपर हुआ था PPSC का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का, उसमें ये MCQ पूछा गया था। ठीक है, कि फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 में तो वो कौन सी सिटी में कंडक्ट करवाई गई थी, तो वो कराची में कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, 51 देखें जी, इंडियाज अर्लीस्ट कांटेक्ट विद इस्लाम वाज थ्रू। ठीक है, यानी कि ये जो इंडियंस थे, ठीक है, ये जो इंडिया के रहने वाले लोग थे, उन्होंने यानी कि इस्लाम का कांटेक्ट उन तक जो है ना वो कैसे हुआ, इस्लाम उन तक कैसे पहुंचा। तो वो अरब मर्चेंट ऑफ मेलाबार कोस्ट जो है ना ये एक
मेलाबार कोस्ट है, यानी कि ये बैंक है, ठीक है, ओशन का। तो वहाँ पे अरब मर्चेंट जो है ना वो आते थे तिजारत करने के सेंस में, ठीक है। तो वहाँ पे फिर इस्लाम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जी 52 MCQs हम देख लेते हैं कि इस्लामिक आर्ट वाज द कम्बिनेशन ऑफ आर्ट, ठीक है, यानी इस्लाम के अंदर जितने भी ये आर्ट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली जो है ये 3 आर्ट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है। हमारे पास रोमन, ग्रीक और इजिप्ट, ये तीनों आर्ट्स जो है ना हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो यूज करते हैं, ठीक है। तो 53 नंबर पे देखें, आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम फेथ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। आप देखें कि यूं ही बात जो है ना वो आ गई है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से बताया है कि ऑब्जेक्टिव हम जो है ना वो फिलासफी से लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी है ना वो सेम है, हमारे ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो हम कहाँ से लेते हैं या फिर वो कहाँ से रूट करते हैं, वो यानी कि हमारे जो है ना फिलोसफी ऑफ लाइफ जो होती हैं उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो 54 MCQs हम देखते हैं। सोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इज कुरान, ठीक है। हमारे पास जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, इस्लाम की जो तहजीब है, इस्लामिक जो ट्रेडिशन है, इस्लामिक जो कल्चर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनका जो बेसिक सोर्स है हमारे पास, वो हमारे पास कुरान है। यानी कुरान ने हमें जो इस्लामिक वैल्यूज हैं, ये नमाज, रोज़ा है, या फिर जो मजहबी त्यौहार हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, ये सारी